সো অফিসিয়ালি আমরা জানবো না, আজকে বোধহয় আমাদের TS4 এর লাস্ট, তো অফিসিয়ালি আমি যেটুকু জানি, তো যা যা কোয়েশ্চেন আছে আজকে করে নেবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার একটু সুবিধা হবে। মা প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর না, এই দরজাটা বন্ধ করে দাও প্লিজ। ইজ মাই স্ক্রিন ভিজিবল টু ইউ অল? দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. ওকে। So today we're going to study about product life cycle and destination life cycle. Okay. So what is product life cycle and what is destination life cycle? There is a common term is life cycle. Life cycle means birth to death. Like जैसे हम लोग के खुद का होता है ना, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते हैं, फिर मेच्योर होते हैं, देन डेथ आता है, ठीक है? प्रोडक्ट एंड डेस्टिनेशन both have a life cycle. Okay, so this diagram is only belongs to mainly product life cycle. uh, this one, this line, that is represent time. Okay, and this one, it's represent sales volume. Fine. So this one represent basically time, the time period, and this one represent sales volume. So first part is known as introduction. इंट्रोडक्शन मीन्स जब हमारे प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना, कभी जो भी प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे मार्केट पे इंट्रोड्यूस करते हैं. सो फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन. सी दैट सेल्स वॉल्यूम इज जीरो and the time frame is starting. The starting that then sales volume is zero because nobody are aware about the particular product. ठीक है? So then after uh, then after certain time, then second part is growth. See, you already spent few time period and sales curve always it upward. See that sales curve upward हो रहा है ना, that means sales increase हो रहा है. जितना लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना ही क्या होगा, वो लोग प्रोडक्ट को परचेस करेंगे. सो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग को एग्रेसिव मार्केटिंग चाहिए. सो दैट we need to promote that product in aggressive manner, you know. Personal selling in case of personal selling, in case of word of mouth thing, the digital promotion, print promotion, any sort of promotion and aggressive marketing activity we just need to follow during introduction. जब भी थ्रू एक्चुअली प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रमोशन में हम लोग जो करते हैं वो अबाउट प्रोडक्ट हम लोग लोगों को बताते हैं कि सी हमारे कंपनी ये है, इतने सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम लोगों का ये है प्रोडक्ट है. जस्ट अ सेकंड. হ্যালো, হ্যাঁ শ্বেতব্রত, তুমি আমাকে একটু বিকেলে কল করো, আমি একটু বিজি আছি বাবা, একটু ইভিনিং এ কল করো. হ্যাঁ বলো. অ্যালটমেন্ট কার্ড, হ্যাঁ সিটি টু তো অলরেডি ফর্ম ফিল আপ শেষ হয়ে গেছে. হ্যাঁ পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে पेज है. सो थ्रू प्रमोशन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं टुवर्ड्स आवर टारगेट कस्टमर. ठीक है? सो नेक्स्ट इज ग्रोथ. जब भी लोग जानते हैं कि अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर विथ योर प्रोडक्ट एंड योर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, एंड इफ दे फील ओके नो ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सो दे एक्चुअली अवेल योर सर्विस और purchase your product. That means they already you just spend huge time over there and ऑटोमेटिकली आपका जो ये सेल्स कर्व है वो देखो अपवर्ड हो रहा है. ठीक है? नेक्स्ट इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी.
मैच्योरिटी इज थर्ड वन। मैच्योरिटी पे क्या होता है, मैच्योरिटी पे देखो सेल्स वॉल्यूम सबसे हाई है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता चलता है अबाउट योर प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग आपकी ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, एंड सेल्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इससे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम देखो यहाँ पे और कार्ब अपवर्ड है क्या, नहीं, दैट मीन्स सेल्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड मैच्योरिटी। नेक्स्ट इज डिक्लाइन। सी दैट कार्व देखो यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना, देखो डिक्लाइन हो रहा है यहाँ से, दैट लास्ट पार्ट इज डिक्लाइन। व्हाई डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स डेथ। नॉर्मली क्या होता है ना, कभी भी आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, जैसे मोनोपोलिस्टिक तो मार्केट है नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है मार्केट पे आपके कंपटीटर्स आपके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि ज्यादा बिक रहा है क्या है, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी वो लोग रिसर्च करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो आपके जो प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उससे भी बेटर कुछ चीज वो लोग मार्केट पे लेके आते हैं, या सेम ही प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कंपोनेंट को चेंज करके वो लोग ऑफर करते हैं, मे बी प्राइसिंग कुछ इधर उधर कर देते हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज चेंज कर देते हैं, मे बी टारगेट कस्टमर्स जो है, टारगेट बायर्स जो है वो बदल देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेम चीज अगर बेटर मिल रहा हो या बेटर कुछ ऑफर में मिल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली लोग वही चीज परचेस करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है सेल्स वॉल्यूम अपवर्ड है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने लगेगा। सो यू नीड टू प्रिवेंट दैट थिंग, अदरवाइज क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का पूरा डिक्लाइन हो जाएगा, जैसे लाख सोप का हुआ था, रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग क्या देखते थे, ब्यूटी सोप या कॉस्मेटिक सोप बोल के हम लोग क्या पहले समझते थे, इट्स ऑल अबाउट लक्स। और जितने भी मुंबई के टॉप मोस्ट फिल्म स्टार्स है वही लक्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, थ्रू प्रमोशन के लिए उन लोगों को यूज किया जाता था, वो लोग बोलते थे कि दे एक्चुअली यूजिंग लक्स, इट्स अ सीक्रेट ऑफ देयर ब्यूटी एंड ऑल, राइट। सो क्या हुआ फिर, लक्स जब एक मोनोपोलिस्टिक था तब और कोई नहीं था, तो लक्स जैसे भी हो वही एक ही प्रोडक्ट को, वो से पिंक कलर का सोप होता था, वही वो लोग बेसिकली सेल करते रहते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आने लगे, लाइफ बॉय आने लगा, क्योंकि इट्स लक्स इज ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर एंड ऑल। लेकिन फिर क्या आया, लाइफ बॉय, सिंथॉल, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि वो स्किन के साथ भी मेनली वो जो मेन बोल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट जर्म्स प्रोटेक्शन, वायरल अटैक प्रोटेक्शन। सो देयर एंगल इज समथिंग डिफरेंट। देखो तो लोग ऑटोमेटिकली ब्यूटी से बहुत सारे लोग स्किप करके कहा जा रहा है अबाउट हेल्थ जो प्रोटेक्शन है उसके लिए। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम पे लक्स का भी डिक्लाइन हुआ। बहुत दिन पहले जैसे सिर्फ लक्स का ही ऐड दिखता था, अब तो लक्स का ऐड हम लोग देखते ही नहीं है, राइट। तो लक्स ने क्या किया, बहुत सारे अनदर टाइप्स के प्रोडक्ट को लेके आए, लाइक लक्स एक्वा लिली, जैसे जैसे कि लक्स केसर बादाम, लक्स मलाई मलाई, ये सब जो भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स में वो लोग साबुन लेके आए। और टारगेट कस्टमर्स कौन सा था, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के था, जैसे वो करीना कपूर एक टाइम एक कर रहे थे अबाउट वो केसर, वो बादाम और वो मलाई वाला, तो इट्स ऑल अबाउट मिडिल एज जो है, जो अबाउट 30, अबाउट 30 जो एज ग्रुप है उन लोगों के लिए कौन मैसेज सेंड कर रहा है, उन लोगों के लिए जो मैसेज सेंड कर रहा है वो है बेसिकली, जस्ट वो है बेसिकली करीना कपूर। देखो फिर से और जो यंगस्टर है उन लोगों के लिए एक्वा लिली, उनका रिप्रेजेंट कौन कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, आलिया भट्ट। देखो अलग अलग टाइप से मैसेज जा रहा है। मेनली क्या हो रहा है, वो लक्स कंपनी अपना डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए, डेथ को प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप ले रहे हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, उसको बोला जाता है रीपोजिशन। It's all about repositioning. That means you just put your product in a reposition, maybe in terms of features, maybe in terms of their pricing, maybe in terms of their content, any कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी कंटेंट को आप चेंज करके या एडिशन करके सेम प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हो, या एकदम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। तो जब भी वो लोग देखे कि मार्केट में बहुत सारे साबुन आ गए हैं, इतना तो सोप सेल इतना भी नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, बॉडी बॉडी शैम्पू और भी बहुत सारे साइट पे वो लोग
प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने लगे. दैट मीन्स इट्स हेल्प लक्स कंपनी टू प्रिवेंट इट्स डिक्लाइन. अगर वो सिर्फ वो स्टिक करते रहते, नहीं मुझे यही मेरा शुरुआत से यही पिंक सोप था, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी सोप एंड ऑल, तो इतने दिन में लक्स को आप देखते ही नहीं, लक्स पूरा मार्केट से एबोलिश हो जाता. लेकिन लक्स ने क्या किया, डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए रीपोजिशनिंग किया. तो उसने क्या किया, डिफरेंट फीचर्स के वो साबुन लेके आए और बॉलीवुड के जितने भी सारे लीडिंग एक्ट्रेस है उन लोगों को लेके एज ग्रुप डिवाइड करके मैसेज सेंड किए और क्या किया, न्यू न्यू प्रोडक्ट एंगल लॉन्च कर दिया. ऑब्वियसली दोज आर ब्यूटी प्रोडक्ट, राइट. सो इट्स कॉल्ड रीपोजिशनिंग. इससे क्या हुआ, लक्स अभी भी मार्केट पे है. शायद पहले एकदम पूरा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस था या रूलर था मार्केट का, अब वो नहीं है. अब जैसे नॉर्मल भी बाकी जितने भी सारे प्रोडक्ट है वैसे ही लक्स भी है, राइट. दिस एंटायर थिंग इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. और जितना भी इंट्रोडक्शन में देखो, सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, सबसे कम, ग्रोथ में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैच्योरिटी पे एकदम पीक पे जाता है, इससे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम हो नहीं सकता. और बहुत सारे लोग आफ्टर मैच्योरिटी जो बोलते हैं उसको कभी कभी स्टैग्नेशन भी बोलते हैं, स्टैग्नेट हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली एक दिन में वो डिक्लाइन होता है. अगर इफ यू वांट्स टू प्रिवेंट योर डिक्लाइन, देन यहाँ से एक लाइन होता है, यहाँ से एक लाइन निकलता है ऐसा करके, उसको बोलते हैं रीपोजिशनिंग. देखो मैच्योरिटी में सेल्स वॉल्यूम सबसे हाई है, बिकॉज तब आपका प्रोडक्ट मार्केट पे सबसे ज्यादा वेल नोन है, वो पीक पे है. और आपके यहाँ पे देखिए सेल्स वॉल्यूम भी सबसे हाई है. ऑलरेडी टाइम में भी आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिए, ठीक है. इफ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, देन यू मस्ट प्रिवेंट योर डिक्लाइन थ्रू योर रीपोजिशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. सो डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल सेम है. डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल पे मेन जो है, देयर इज अ 7 पॉइंट्स. जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेनली 5 पॉइंट्स है. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज ग्रोथ, थर्ड वन इज मैच्योरिटी, fourth one is decline, and if you want to prevent decline, then fifth one is repositioning. It's all about product life cycle. And what is destination life cycle? First one is exploration. Exploration means जब आपके वो डेस्टिनेशन के बारे में कोई नहीं जानता, जहाँ पे जब मेनली एलोसेंट्रिक टूरिस्ट विजिट करते हैं, दोज आर एक्चुअली नॉवेल्टी सीकर्स, दे आर नॉट keen for any high level of service and all. कि मुझे वहाँ पे 5 स्टार कैटेगरी का होटल ही चाहिए, मुझे एकदम पूरा एग्जीक्यूटिव टाइप के जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलता है वही चाहिए. इतने ज्यादा वो लोग एक्चुअली एमिनिटीज पे ध्यान नहीं देते हैं. दे ओनली इंटरेस्टेड अबाउट, दे वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन, because they are actually adventure seekers, novelty seekers, right. So first stage for destination life cycle is exploration, जो इंट्रोडक्शन से भी पहले होता है यहाँ पे, ठीक है. तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं एक्सप्लोरेशन में, ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन पीरियड स्मॉल ग्रुप ऑफ विजिटर्स वहीं पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस डेस्टिनेशन को, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियलिटी ऑफ दोस डेस्टिनेशन, and word of mouth they actually start promoting the destination. It's called exploration. तो जब भी एक डेस्टिनेशन पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जाने लगे और वो लोग खुद बोलने लगे अबाउट दोस डेस्टिनेशन, तब क्या होता है, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेता है अबाउट to promote that particular destination, क्योंकि उस डेस्टिनेशन के आसपास ही कुछ फेमस डेस्टिनेशन हो जिसका डिक्लाइन होने वाला है, तो उस डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए वो नया डेस्टिनेशंस को वो लोग प्रमोट कर सकते हैं, लाइक एडिशनल अट्रैक्शन, और मे बी सेपरेट करके वो लोग एक्सप्लोर करके उसको प्लान करके इंट्रोड्यूस करना पसंद करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट या इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन को डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल में बोला जाता है इज इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट में बेसिकली ग्रेजुअली लोग वहीं पे जाने लगते हैं, तभी वो क्या होता है, उसका राइट अप निकलते हैं, ब्लॉग्स निकलता है अबाउट दैट डेस्टिनेशन, ठीक है. सो क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं अबाउट दैट डेस्टिनेशन, कुछ कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है विजिटर्स को, धीरे धीरे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ठीक है. इट्स कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट.
एंड दैट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन को अगर आप प्रमोट करने जाओगे तो दैट टाइम पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ साइड इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड. So that second stage is called involvement. Third one is development. Third one is development. Development is known as growth. This one like growth. Like डेवलपमेंट पे क्या होता है, डेवलपमेंट पे नॉर्मली विजिटर्स भी हाई होते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट लेवल एंड प्राइवेट लेवल बोथ लेवल से ज्यादा ही क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट स्टेज पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उन लोग वो जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो लोग रिटर्न चाहते हैं कि आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. सो फॉर दैट ओन बेनिफिट दे वो लोग क्या करते हैं, दे एक्चुअली स्टार्ट प्रमोटिंग दैट डेस्टिनेशन फ्रॉम देयर. ठीक है, जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट या प्राइवेट से अगर प्रमोशन ज्यादा हो, ऑफर्स ज्यादा दिए गए हो या कुछ भी प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा होने लगे तो तभी क्या होता है, टूरिस्ट फ्लो भी बढ़ने लगता है. और वो लोग जो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशनल स्कीम ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स ग्रुप ऑफ पीपल जो विजिटर्स है उनको देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दिस टू इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट पे क्या होता है, मार्केटिंग जो होता है वो एग्रेसिव लेवल का मार्केटिंग होता है. यहाँ पे आप लोग वो जो मार्केटिंग का जो एथिक्स जो नॉर्म्स है इससे भी थोड़ा हटके बहुत लोग फॉर जस्ट सेक ऑफ दे वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट वो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन. फोर्थ वन इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन एक्चुअली क्या है, कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. कंसोलिडेशन इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी. ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन जो भी उन लोग का टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है उसको वो लोग एकदम अचीव कर लेते हैं कि कितने लोग आ सकते हैं मैक्सिमम एज पर देयर कैरिंग कैपेसिटी, दे एक्चुअली उतने नंबर के लोगों को वो लोग वहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं. इज कॉल्ड कंसिडरेशन. नेक्स्ट इज स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन कहाँ होता है, यहाँ पे स्टैग्नेशन हम लोग देखे नहीं है, लेकिन स्टैग्नेशन इज आफ्टर कंसोलिडेशन होता है जहां पे आप और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो. देखो स्टैग्नेशन. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देखो स्टैग्नेशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो और ज्यादा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप स्टैग्नेंट हो गए हो और कहीं पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. इट्स ऑल अबाउट स्टैग्नेशन. नेक्स्ट इज डिक्लाइन. जब भी आपके प्रोडक्ट मोनोटोनस हो जाए या उस डेस्टिनेशन मोनोटोनस हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग हो जाए, ओवर क्राउडेड हो जाए, प्रॉपर मेंटेनेंस जब भी ओवर क्राउडेड हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होने लगेगा. सो दैट डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली गोज टू डिक्लाइन. तो डिक्लाइन हो जाएगा. If you want to prevent that decline, then again we need to rejuvenate, जिसको हम लोग प्रोडक्ट में बोले हैं repositioning, जो यहाँ पे है repositioning, यहाँ से जो स्टार्ट होता है. If you want to prevent your decline, same destination life cycle में भी होता है, it's known rejuvenation. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा ये देख लूँ और ये पहले देख लीजिए. सेम फॉर डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल में भी क्या होता है, it's all about time frame, it's all about tourist flow, and this one is sales, that means tourist curve or sales curve, whatever आप कुछ भी बोल सकते हो, इस curve. ठीक है, so first one is exploration, second one is involvement, third one is development, fourth one is consolidation, fifth one is stagnation, sixth one is decline, seventh one is rejuvenation. फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट उनको बताते हैं, इट्स ऑल अबाउट दीघा. दीघा में क्या हुआ, दीघा पहले तो दीघा जैसे था वैसे ही है, एक्सप्लोर हुआ, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलपमेंट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ओवर क्राउडेड जितने भी उन लोगों के कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग जाने लगे बिकॉज दीघा में क्या हो गया था,
इतना कॉस्टली नहीं है डेस्टिनेशन, सो बहुत सारे लोग जा सकते हैं। इतना जैसे हम लोग होटल में बुकिंग करने के लिए जितने भी हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। सो ऑटोमेटिकली जितने भी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे वो लोग एकोमोडेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेस्टिनेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो डेस्टिनेशन क्या हो रहा था, डिक्लाइन होने लगा था। सो डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, दीघा से एकदम नजदीक में एक है जोलपुर, उस जोलपुर सी बीच को ओपन कर दिया गया। दीघा में एक कॉन्वेंशन सेंटर बनाया गया जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस कन्वेंशन होते हैं। वहीं पे एक मेरीन एक्वेरियम बनाया गया, जो ऑब्वियसली अभी तक तो इतना प्रॉपरली वो लोग मेंटेन करते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एंगल को चेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट टर्म जो हम लोगों का जो टूर होता है उसमें ही हम लोग दीघा जा सकते हैं, लेकिन नहीं, नाउ दीघा एक्चुअली ट्राई टू एकोमोडेट बिजनेस ट्रैवलर्स, क्योंकि वो लोग वो कन्वेंशन हॉल वगैरह बना दिए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी या मेजर्स कोई बिजनेस ग्रुप मीटिंग या कुछ कुछ भी हो, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज वहीं पे हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वही सब कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रुप जब भी जाओ जहाँ पे जाओ ट्राई करो शॉर्ट हॉल ट्रैवल, short haul distance, that means distance कम हो। another one is group size, it's should be small, right? So जैसे पुरी, another example, पुरी में, पुरी is famous for pilgrimage tourism। जब भी हम पुरी जाते हैं कितने लोग होता है, huge group। सो दैट उस ग्रुप ऐसे इतने ह्यूज लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो क्या होता है, तो बहुत सारे टाइम पे वेट जस्ट, तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर वहीं पे जाने लगे तो कोरोना स्प्रेड होगा। तो ओवर टूरिज्म आपने बोले थे, ओवर टूरिज्म। तो क्या हुआ, तो ट्राइबल टूरिज्म को ओडिशा गवर्नमेंट प्रमोट करना स्टार्ट, ट्राइबल टूरिज्म, दैट स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी। और भी क्या स्टार्ट किया, वाइल्डनेस टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, दिस काइंड ऑफ टूरिज्म दे एक्चुअली स्टार्ट प्रमोटिंग नाउ। सिर्फ गोवा में भी हुआ, गोवा इज ऑल अबाउट सी फूड, फन, liquor, country liquor, it's a night life and all. गोवा इज ऑल्सो ओवर क्राउडेड डेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग वहीं पे जाते हैं, फॉरेनर्स एज वेल एज डोमेस्टिक, बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन जैसे सी बीच में भी गोवा की टारगेट कास्ट लिटिल बिट हायर है, लाइक अगर आप कंपेयर करो दीघा और बाकी जितने भी सारे सी बीचेस है, उसमें गोवा पे जो लोग जाते हैं मेनली दोज आर एक्चुअली हाई प्रोफाइल और हायर इनकम ग्रुप मेनली, और हायर मिडिल इनकम ग्रुप। So Goa tourism is all about fun, seafood, country liquor, nightlife, all those things. So it's all about crowd. So कोविड में या पोस्ट कोविड तो ये होगा नहीं। सो देखो गोवा क्या कर रहा है, गोवा नाउ दे एक्चुअली प्रोमोट दैट गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा, दैट फेस्टिवल मेनू, दैट वो लड्डू बना के उसको सेल कर रहे हैं, और भी सारे लोकल मिठाई वाला स्नैक्स है उसको सेल कर रहे हैं। पूरा पूरा प्रोडक्ट लाइन चेंज हो गया। इट्स ऑल अबाउट rejuvenation or repositioning in terms of product life cycle, and in terms of destination life cycle it's called rejuvenation. Why? Because they actually try to prevent that decline. So it's all about destination life cycle and product life cycle. तो जब भी आप TS4 पे कुछ पढ़ोगे अबाउट एनी फेयर एंड फेस्टिवल्स और एनी कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन, तब भी जब आप खुद से कुछ लिखोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि 20 मार्क्स का आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट you need to actually add your point of view, you need to provide case slate over there. So आप इस तरीके से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली आपको मार्क्स प्रॉपर मार्क्स कैरी करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कितना कैसे लिखना है, कैसे वो बनाना है, वो ऐसा प्रॉपरली आपको लिखना है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट tourism destination life cycle and product life cycle. Any doubt anyone, any doubt anyone about product life cycle, about destination life cycle? And if you want to add your example, so please, I don't have any issue, आप खुद बोल सकते हो अगर आपको खुद
कुछ बोलना है about this things? Anything if you wants to say, if you wants to add from your side? आप लोग भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, आप लोग भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस विजिट किए हो, क्योंकि आपको एग्जाम पे ऐसे करके लिखना है. So if you wants to add anything like Caslet, please can share. কারণ কিছু বলার নেই, বলতে পারো, কিন্তু কেউ কোথাও একটা আমি সামান্য একটা অ্যাড করতে চাই। বলো. যেমন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বলে একটা কোম্পানি আছে যেটা ফেয়ারনেস ক্রিম অনেক দিন ধরে প্রমোট করছে, Yes. কিন্তু এখন মার্কেটে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট নেমেছে, যেমন গার্নিয়ার ফেস এনহান্সমেন্ট ক্রিম ইত্যাদি, যেগুলো ওর সঙ্গে কম্পিটিশন করছে। তো আপনি লাস্ট সাবান দিয়ে বললেন না, আমি সেটা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, গার্নিয়ার, তারপর নিভিয়া, তারপর পন্ডস, এইগুলো, নিভিয়া পন্ডস ক্রিম, এইগুলো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির সঙ্গে, পন্ডস তো আরো আগে ছিল, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির আগেও পন্ডস ছিল, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি আর পন্ডস দুটো খুব পুরনো, নিভিয়া পুরনো, কিন্তু এখন মার্কেটে গার্নিয়ার, তারপর আরো বেটার বেটার প্রোডাক্ট এসছে, বেটার বলবো না, আরো কম্পিটিটিভ প্রোডাক্ট এসছে মার্কেটে, যেগুলো ফেয়ারনেস ক্রিমের সঙ্গে বা পাউডার ক্রিম, স্নো পাউডারের সঙ্গে এগুলো করছে, মার্কেটিং করছে, এবং এটা আপনি প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। ব্যাস। এখানে যেমন রাজেশ্বরী, আমি একটু তোমাকে কারেক্ট করব, একটু কারেকশন করব। আচ্ছা, জুহি এন্ড অর্পিতা both please write your name, your enrollment number and your study center code in the chat box, both of you. Okay, একটু যেন তোমাকে আমি এখানে একটু রেকটিফাই করব। তুমি কম্পেয়ার করলে অ্যাবাউট তোমার ফেয়ার এন্ড লাভলি এন্ড গার্নিয়ার, রাইট? देयर টার্গেট কাস্টমার্স আর ডিফারেন্ট। এন্ড ফেয়ার এন্ড লাভলি এটা অনলি ছিল ফেয়ারনেস ক্রিম। আর তুমি যদি সবসময় দেখো, গার্নিয়ার যবে থেকে ইন্ডিয়াতে বিজনেস করছে, ওর কিন্তু প্রোডাক্ট ফিচার্স অনেকগুলো আছে, সেখানে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট ফিচার্স না, ইটস অ্যাবাউট ভ্যারিয়াস প্রোডাক্ট ফিচার্স আছে ওর। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, তো দুটো প্রোডাক্টের কিন্তু ইয়েটা আলাদা। তুমি যেমন একটা জিনিস বলতে পারো, ইভেন এটা টার্গেট কাস্টমার, তোমার একটা ফেয়ার এন্ড লাভলি প্যাকেটের দাম কত? একটা টিউবের দাম ছিল আই গেস বোধহয় 25-30 টাকা, রাইট? আর সেখানে গার্নিয়ারের একটা প্রোডাক্টই শুরু হয় তোমার 150 মার্কেট ধরার জন্য ওরা 100 এর উপর থেকে ছোট ছোট প্যাকগুলোকে, মিনি প্যাক যেগুলোকে বলে, মিনিয়েচার, সেগুলোকে সেল করে, রাইট? তো অটোমেটিক্যালি তাহলে বোঝা যাচ্ছে টার্গেট কাস্টমার আলাদা। তুমি যেমন এইটা বলতে পারো যে ওরা এখন ফেয়ার এন্ড লাভলি কি করেছে, নিজে যখন দেখছে আলটিমেটলি লোকেরা স্কিপ করছে, কারণ ওরা যারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ওদের প্রোডাক্ট ইউজ করতো, এখন লোয়ার ইনকাম গ্রুপের মধ্যেও কিন্তু অনেক সস্তার জিনিস চলে, যেমন আরসিএম বলে একটা এমনি একটা ছোট কোম্পানি এসছে, বা অন্যান্য অনেক ধরনের কোম্পানি, তারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপকে টার্গেট করার জন্য প্রমোট করছে চেন বিজনেসের থ্রু। তো এখন কি করছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, ওরা বলছে আমরা স্কলারশিপ দেবো, তোমরা অন্ত্রপ্রেনিউরাল অ্যাক্টিভিটি করো। মেয়েরা কেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে, মেয়েরা নিজেরা তারপর স্কলারশিপ দিচ্ছে, ওরা অন্ত্রপ্রেনিউরাল অ্যাক্টিভিটিতে ইনভেস্ট করছে, দেন তোমার এমন অনেক কিছু করছে যেগুলো কি দেখাচ্ছে যে মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ায়। জিনিস সেটা করেছে, ওরা আবার প্যাকেজ ফরমেশনের চেষ্টা করছে, সেটা হচ্ছে ফেয়ার এন্ড লাভলি কিন্তু এখন দেখবে তোমার এনেছে, ফেস ওয়াশ এনেছে, যেটা কিন্তু আগে ছিল। একদম এবং ফেয়ার লাভলি অ্যাডভান্স ক্রিম বার করেছে, যেটা এইচডি ক্রিম, অ্যাডভান্স ক্রিম, দ্যাট মিন্স ওটা হচ্ছে রিপোজিশনিং, রিজুভেনেশন করছে। কোনো প্রোডাক্টকে তুমি কম্পেয়ার করবে, তখন চেষ্টা করবে সেই প্রোডাক্টটার টার্গেট কাস্টমারের লেভেল যেন সেম হয়, সেই প্রোডাক্টটার যেন ফিচার্স সেম হয়, অপারেশনাল ফিচার্স যেন সেম হয়। আমি নিভিয়া পন্ডস ইমপ্লাই করেছিলাম, নিভিয়া পন্ডস নিভিয়ার পন্ডসও অ্যাকচুয়ালি এক নয়, পন্ডস ইজ একদম অনলি তোমার দেখবে ওই টিনেজারদের জন্য পন্ডস, ঠিক আছে? নিভিয়া কিন্তু তোমার বিয়ন্ড 30, মেনলি নিভিয়াদের কিন্তু টার্গেট কাস্টমার্স কিন্তু টিনেজার না, একদম নিভিয়ার টার্গেট কাস্টমারটাই হচ্ছে যারা ম্যাচিওর। দেখবে অ্যাড দেখাচ্ছে কি, বাচ্চাটা, ছোট্ট বাচ্চা, মা তার গায়ে ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছে, বাচ্চাটা মায়ের ক্রিম অ্যাকচুয়ালি কি এখানে বলতে চাইছিলাম যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মাসেস টিনেজারটা তো বেশি টার্গেট জোন করছে, যাতে ইউথ থেকেই ধরতে পারে,
আর 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 না, আর আর এটা আর তুমি ভুল বললে রাজশ্রী, মোটেই ইউথ কে করছে না। একটা অর্গানাইজেশন তার মাল্টিপল প্রোডাক্ট ফিচার্স বানাচ্ছে এবং টার্গেট গ্রুপ গুলোকে আলাদা করে দিচ্ছে সবার। তুমি সেটা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে পারবে, তুমি সেটা প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে পারবে। ইউথ কি, অবভিয়াসলি ইউথ একটা অ্যাট্রাকশন, কিন্তু ইউথ ছাড়াও কিন্তু ইউথ মানে তোমার 20 to 45 এটা হচ্ছে মেজর, যেখানে দুটো গ্রুপ রান করে, একটা হচ্ছে টিনেজার, একটা হচ্ছে টিএজার, যারা বেসিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স করে। দুটো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার গ্রুপ আছে। দেখবে একদম। টিনেজারদের ইনফ্লুয়েন্সার প্যাটার্ন আলাদা, দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু কনভিন্স দেয়ার ফ্যামিলি যে আমি এটা করবো, এটা করলে আমার এটা হবে, লাইক দ্যাট। ইভেন যারা টিনেজার, যাদের কাছে অ্যাডিকুয়েট এডুকেশন এন্ড মানি আছে, দে অ্যাকচুয়ালি স্পেন্ড দেয়ার মানি দেয়ার ওন বেনিফিট। সেখানে কাউকে ইনফ্লুয়েন্স করার নেই। সেখানে ইনফ্লুয়েন্সটা কিরকম ভাবে থাকে, ওই সোসাইটাল একটা ফ্যাক্টরস থাকে, দেন তোমার স্টেটাস ফ্যাক্টর থাকে, এইগুলো থাকে। সেখানে যেমন ওয়াইফ বলতে পারে যে আমার ওই রিলেটিভের এটা আছে তো আমারও এটা চাই, ওই রিলেটিভ ওখানে ঘুরতে গেছে তো আমিও এখানে ঘুরতে যাবো। দেন ইটস অল অ্যাবাউট স্টেটাস এন্ড সোশ্যাল মাইন্ডসেটটা এরকম হয়ে যায় যে ও সাইকোলজি। ও করেছে আমি ওরকম করব, তাই মানে তাকে কারণটা হচ্ছে মিমিক্রি। সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, হুম সাইকোলজিক্যাল সেগমেন্টেশন, রাইট? হুম হুম। এনিথিং এনিওয়ান ওয়ান্টস টু সে? কেউ কিছু বলতে চাও? কেউ কিছু আর অ্যাড করতে চাও? ওকে ফাইন, তাহলে আমি নেক্সটটাতে শিফট করছি। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন ভিজিবল? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যালো, ওকে ফাইন। So you need to know something about product feasibility studies. What is product feasibility study? Anyone? এগুলোতে একটু জানা উচিত, TS1 এ তো আই গেস এগুলো একটু একটু হয়ে গেছে। You just calculate the relationship, mainly 3 dimensions. First one is market, second one is product, third one is cost. So nowadays market is not about your geographical location. Now we virtual markets are also available due to online thing. So market is also a main concern. And in case of geographical market, so you need to know their geographical pattern, geographical features. Geography also influence people's psychology, their societal belief, their lifestyle and all. Next is product. Product means that product features, product pricing, product expectations and all. Third one is cost. আমরা যাই কি না কেন, it's all about price. अगर हम लोग के सेम प्राइस में बेटर चीज मिलता है तो हम लोग जितने भी ब्रांड लॉयल क्यों ना हो, हम लोग ऑब्वियसली चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे छोटे, जब लोग हम छोटे थे हम लोग क्या करते थे, टूथपेस्ट इट्स ऑल अबाउट कॉलगेट। ठीक है, हम लोगों का जब हमारे मम्मी पापा थे, हम लोगों का क्या था, इट्स ऑल अबाउट बिना का। अब तो बिना का तो हम लोग देखते ही नहीं है। देखो कोलगेट को भी अपने मार्केट को रिपोजिशन करने के लिए इसको भी प्रोडक्ट को रिपोजिशन करना पड़ा, जैसे कोलगेट मैक्स, कोलगेट कैविटी प्रिवेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो वो लोगों को करना पड़ा। ठीक है, सो यू एट फर्स्ट यू नीड to identify your market, in case of market, in terms of market or in terms of actual market or in terms of virtual market. You need to at first identify your market, कहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड है, वहाँ पे एक्चुअली जो जहाँ पे डिमांड है उस कैसे आप वहाँ पे एक्सेस करोगे, आपके अप्रोच कैसे होगा, और उन लोगों का बिलीव्स क्या है, उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, यू ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई। जब भी आप कुछ मैसेज दोगे, 4 P's इट्स ऑल अबाउट, फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, सेकंड P इज प्राइस, थर्ड P इज प्रमोशन, फोर्थ वन इज प्लेस। सो प्लेस रिप्रेजेंट मार्केट। सो जब भी आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उससे पहले आपको जो करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कि वहाँ पे पर्टिकुलर उन लोगों को क्या डिमांड है,
बिकॉज जब भी आप कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करोगे या प्रोडक्ट को आप रिपोजिशन कर रहे हो, वॉट एवर आप कर रहे हो, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड। क्योंकि जो भी जितने भी सारे बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट नीड। दे एक्चुअली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। देखो, फूड, जितने भी सारे फूड आइटम्स है, ग्रोसरी शॉप से ले रहे हो या रेस्टोरेंट से आप ले रहे हो या जहां से भी हो, वो रेडीमेड कुक जो ये है फूड है, या खाना बनाने के लिए जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो रिलेटेड विथ फूड, इट्स ऑल अबाउट बेसिक नीड। क्योंकि फूड, खाना बेसिकली फूड, इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद आवर बेसिक नीड। आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहे हो या आप गारमेंट्स को बनाने के लिए आप कुछ मटेरियल्स खरीद रहे हो, ड्रेस मटेरियल्स हम जिसको बोलते हैं, इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड विद आवर क्लोथ्स। नेक्स्ट, खाना हो गया, कपड़ा हो गया। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट मकान, दैट मीन्स शेल्टर। शेल्टर में क्या होता है, बहुत सारे लोग, आप क्या देखते हो कि बहुत सारे लोग रेंट देते हैं। खुद फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट अब रेंट में दे दिया, या घर है, घर पे वो लोग टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर गए या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जितने भी उन लोगों का फ्लोर है ऊपर में शिफ्ट कर गए, नीचे का भाड़ा दे दिया, या नीचे में रह रहे हैं ऊपर को वो लोग रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो दैट। और भी क्या है, सोसाइटल फ्लैट, लोकल, जो हम लोग के यहाँ पे जो लोकल फ्लैट्स अवेलेबल है, वो सारे फ्लैट्स जो नॉर्मल, इतने वेल नोन प्रोमोटर्स नहीं लेकिन बनाते हैं मिडिल क्लास पीपल के लिए, वही नॉर्मल जो फ्लैट है। सो इट्स ऑल अबाउट अकोमोडेशन, दैट मीन्स शेल्टर। नेक्स्ट, मेडिसिन, जो भी है स्किन केयर प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो रिलेटेड विथ मेडिसिन। ऐसे आप देखोगे बहुत सारे फार्मेसी में भी आपको स्किन केयर प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो, जितने भी सारे मोदी केयर है, एमओए है, एक है न्यू, क्या एन से कुछ एक सेम है एमओए जैसा ही कुछ एक प्रोडक्ट है कि न्यूट्री फूड्स और न्यूट्री ग्रो समथिंग लाइक दैट, कुछ एक प्रोडक्ट है न्यूट्रा लाइक समथिंग कुछ, वो इट्स ऑल अबाउट, देखो that so medicine, it's represent that food, that supplements actually, as well as cosmetics, इसको कंबाइन करके मेडिसिन बनाया गया है। सो मेडिसिन नाउ आर डेज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो एंटासिड से लेके आप जितने भी सारे खाना खाओ, क्योंकि हम लोग के लाइफस्टाइल इतने हेक्टिक हो गए, सो वी नीड दैट सप्लीमेंट, बिकॉज आवर लाइफस्टाइल इज वेरी बैड, यू नो। कुछ किसी ड्यू टू योर वर्क स्ट्रेस, और जैसे भी हम लोगों की लाइफस्टाइल ठीक नहीं, तो हम लोग कभी ना कुछ तो बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग मेडिसिन लेते हैं, राइट। सो इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट, सी देखो जितने भी आप देखते हैं ना, मेडिसिन आवर पार्ट ऑफ बेसिक नीड, तो इट्स रिलेटेड विद बेसिक नीड। तो जितने भी सारे प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद योर बेसिक नीड। तो जितने भी सारे बिजनेस है, इट्स रिलेटेड विथ योर बेसिक नीड। अगर लोगों का नीड ही नहीं रहा तो लोग क्यों वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, व्हाई दे गोइंग टू स्पेंड देयर मनी, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ योर मार्केट। और आप अगर जैसे टूरिज्म में भी आप बहुत सारे वर्चुअल ऐप हो गए हैं, जिससे आप वर्चुअल जर्नी करके एक डेस्टिनेशन को सेल कर सकते हो, या होम स्टे जो है, होम स्टे को आप प्रमोट कर सकते हो, आपके थ्रू वो बुकिंग वगैरह होगा उस होम स्टे का। ठीक है, सो जो भी हो, वर्चुअल मार्केट हो या एक्चुअल मार्केट हो, जो भी मार्केट हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस मार्केट, एंड दैट वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है उन लोगों का फिनेंशियल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, देयर बिलीव्स, यू नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिजाइन योर प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो अबाउट दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, इट्स एक्चुअली मार्केटिंग रिसर्च हेल्प यू टू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, देन यू कैन डिजाइन योर प्रोडक्ट। ठीक है, मे बी दोज प्रोडक्ट आर टैंजिबल, और इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री दोज प्रोडक्ट आर इंटैंजिबल, बट इट्स हेल्प टू डिजाइन योर प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए, क्योंकि थ्रू मार्केटिंग रिसर्च यू हैव दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मार्केट, दैट पीपल्स मेंटालिटी, सोसाइटल बिलीव, जो भी है।
सो आप क्या करोगे, आप उन लोगों के लाइफस्टाइल जानते हो, उन लोगों के फिनेंशियल कंडीशन जानते हो, उन लोगों के परचेस पैटर्न जानते हो, वो लोग मैक्सिमम इस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं ये भी आप जानते हो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट हुआ उसके साथ आपको एडिशनल जो मार्जिन है आपका प्रॉफिट मार्जिन उसको ऐड करके आप प्राइस को फिक्स करोगे, ठीक है। कि एक प्रोडक्ट हम बनाया उसको पर्टिकुलर उस एरिया में सेल करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के लिए कितना खर्चा होगा, ये सब कुछ डाल के आपका भी प्रॉफिट है, ये सब कुछ डाल के आप प्रॉफिट मार्जिन को लेके टोटल करके आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन में आप क्या करोगे, इट्स अ मैसेज कि आप मैसेज दे रहे हो थ्रू ई मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया टू द टारगेट कस्टमर। तो जब भी आप किसी को मैसेज दोगे यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजिकल क्या स्ट्रक्चर है उन लोगों का, सोसाइटल बिलीफ क्या है। तो उस बहुत सारे देखोगे ऐसे होते हैं जैसे मोक्ष अगरबत्ती, हम लोग क्या देखते हैं कि सारे उसके पापा, उसके बेटी, उसका बच्चा सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, वो मोक्ष अगरबत्ती लगा के तीनों जनरेशन के डिमांड डिफरेंट डिफरेंट है वो जो बोल रहे हैं भगवान को, ठीक है। सो देखो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सारे तीनों जनरेशन है, तीनों जनरेशन का अपना अपना, लेकिन सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो you need to just identify their societal belief, their psychological needs क्या है, based on that you actually design your message जो आपको प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हेल्प करेगा। प्रोडक्ट प्रमोशन इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज अबाउट योर कंपनी एज वेल एज योर प्रोडक्ट। जब भी आपका वो प्रोडक्ट आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट टारगेट कस्टमर्स को, तो आप क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट वन इज फोर्थ। फोर्थ पी मीन्स प्लेस, इट्स अ बेसिक फोर पीस। ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज नॉर्मल जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए अनदर और भी पीस है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए टोटल 9 पीस है, लेकिन मेजर इज 4 पीस आर कॉमन फॉर बोथ industry, ठीक है। So next one, last one is that place. Place means place represent डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जैसे आप मार्केट पे किस तरीके से एक्सेस करोगे, जब भी आप जानते हो क्योंकि फाइन जो मेरे टारगेट कस्टमर्स है वो लोग बेसिकली ऑनलाइन ही ओनली परचेस करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं नहीं ये लोग एक्चुअली मार्केट के जाकर के तोल मोल करके लेते हैं, ये लोग रिटेल शॉप से लेते हैं, ये लोग जो डायरेक्ट शोरूम्स है वहीं से लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट प्लेस कहाँ से ये लोग एक्चुअली शॉपिंग करते हैं, तो वहीं पे आप लोगों के जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपको अवेलेबल करना है। सो दोज आर द मेजर 4 पीस रिलेटेड विथ एनी इंडस्ट्री। और एडिशनल पीस जो है वो तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, जैसे फिजिकल एविडेंस, पीपल, देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बताया था, टोटल 9 है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताया गया है। तो फर्स्ट वन इज बॉर्डर डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट हाईलाइटिंग इट्स लोकेशन, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि इस प्रोडक्ट का यहाँ पे इतना प्राइस है, इस प्रोडक्ट से इस एरिया के लिए है, इस प्रोडक्ट को आप लूज यहीं पे ये नहीं करते हो, सेल नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट लोकेशन ओरिएंटेड, जो हम लोगों का सेलिंग अप्रोच है इट्स ऑल अबाउट वो जियोग्राफिकल बॉर्डर, दैट मीन्स लोकेशन ओरिएंटेड। Next is forecasting market potential and details of sales strategies. Forecasting क्या है कि आप जब भी मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो आप कुछ फोरकास्ट कर सकते हो, जैसे पहले से सेल्स से पहले ही आप कुछ चीज को विजुअलाइज करके कुछ फोरकास्ट कर सकते हो, जो इस बार इतना सेल होगा या इस तरीके से सेल करेंगे तो ऐसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। दैट फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन डिटेल स्ट्रेटेजीज, अगर आपके पास फोरकास्टिंग इज लाइक अ विजन, जो आपका विजन है उसके ऊपर बेस करके हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सोचते हैं कि स्कूल में या कुछ भी हो जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड मिशन, जैसे नॉर्मली हम लोगों के लाइफ का भी एक विजन एंड मिशन होता है कि हम लोग अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट विजन, इट्स लाइक अ फोरकास्टिंग, ठीक है। मेरा इतना पोटेंशियलिटी है, मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, क्या मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, जो आप पहले से ही अजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, अबाउट योर growth or about that. So it's all about that forecasting is all about that product growth
and that market demand. Based on that, you need to design your strategies. ठीक है, जैसे आपका जो विजन है, विजन को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज के मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद वो पढ़ना पड़ेगा. सेम इज एप्लीकेबल इन प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी में भी वैसा होता है. आफ्टर फोरकास्टिंग क्या होता है, जो हम लोग सेल को प्रमोट करने के लिए वी नीड टू फ्रेम सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज. बिकॉज अगर सेल्स नहीं हुआ, अगर हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट सेल करके अगर हम लोग कुछ भी मॉनिटरी हम लोग बेनिफिटेड ना हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइव. इट्स अ यहाँ पर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज आउटलाइन ऑफ ऑपरेशनल प्लान. It's all about managerial process, that management process or managerial process, outline of the operational plan. कि मुझे आपको एक गोल बनाना पड़ेगा. गोल मीन्स short term goal, long term goal, and which way you actually achieve that goal. You need to plan before. दैट प्लान को ये लोग बोल रहे हैं आउटलाइन, कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है. अगर इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशनल प्लान. आपको वो प्लान पहले आउटलाइन करना है. ठीक है, उसको फीडबैक लेना है, एक्सेस करना है, कुछ भी हो तो मॉडिफिकेशन करना है. इट्स ऑल अबाउट आउटलाइन ऑफ द ऑपरेशनल प्लान. नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ मार्केटिंग प्लान. तो जब आपके ऑपरेशनल प्लान के थ्रू आप प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, इंफॉर्मेशन कुछ जा रहा है, सो यू नीड टू एक्चुअली क्या होगा, यू नीड टू design proper marketing plan. Marketing is represent mainly a combination of marketing research. Marketing is it's related with pricing strategy. Marketing is related with promotional strategy. Marketing is related with distribution strategy. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, प्रोमोशनल स्ट्रैटेजीज में भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है. और पोस्ट परचेज जो सर्विस है, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान. क्योंकि हमने प्रोडक्ट को सेल कर दिया या सर्विस को सेल कर दिया, फिर आफ्टर सेल हम लोग कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इट्स एक्चुअली क्रिएट अ नेगेटिव इमेज. और नेगेटिव वर्ड ऑफ इट्स एक्चुअली प्रमोट नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन. ठीक है, सो वी नीड टू डिजाइन मार्केटिंग प्लान प्रॉपर्ली. Next is organizing and stuffing. Next is organizing and stuffing. जब भी हम लोग कुछ कर रहे हो, वहीं पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, वहीं पे हम लोग को पहले देखना पड़ता है किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या अप्रोच होगा. जैसे प्रॉपर्ली ये जो भी हम लोग प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्ली हम लोग उसको ये कर पाए. दैट ऑर्गेनाइजिंग ये जो है, इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग जब भी आप करोगे, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स आर डीलिंग विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्ट. So after that, staffing plan, that means adequate manpower and skilled manpower. जो सर्विस इंडस्ट्री के मेन थी, अगर आप पैसा बचाने के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों को आप रखोगे, तो आपका एक नेगेटिव फिट बन जाएगा कि नहीं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक्चुअली लोगों का स्टाफ एडिक्वेट नहीं है, जो भी स्टाफ है वो एक्चुअली वेल ट्रेंड नहीं है, तो हम सर्विस क्वालिटी अच्छा नहीं है. वो सिर्फ प्रमोशन के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल सर्विस दैट्स नॉट अप टू द मार्क. सो यू नीड टू plan proper human resource as well. So it's all about your feasibility study. क्योंकि ये अगर देखो, यहाँ पे कितने भी सारे के सारे चीजें, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, योर HR है, एडमिनिस्ट्रेशन है. जब भी आप feasibility study देखोगे, इस combination of all. So you need to develop your vision. You need to plan accordingly. That means you need to plan your strategies, which actually called mission. So आपको ये सब कुछ देखना है. ये सब कुछ मिला के ही आपका वो क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबल आपका जो है सब कुछ फिजिबिलिटी स्टडी होता है. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लान. विदाउट फिनेंस anything and everything, right? So money matter,
तो मनी मैटर क्या है, अगर प्रॉपर आपके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, आप जितने भी अच्छे अच्छे प्लान क्यों ना करो, जो भी कुछ ना करो, कुछ भी आपका नहीं होगा अल्टीमेटली। जस्टिस कुछ भी आपका एक्चुअली होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहीं पे जो करना पड़ेगा आपको, पब्लिक एंड यहाँ पे एक्चुअली जब भी आप फिनेंशियली बैक करते हो तो हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ पे का एक हम लोग बोलते हैं ऑल अबाउट कम्बिनेशन ऑफ बोथ लोगों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो पब्लिक सेक्टर ग्रांट्स एंड टैक्स ब्रेक्स। टैक्स ब्रेक्स मीन्स बहुत सारा टैक्स हम लोग छाड़ देते हैं ना, इसलिए चलो इस टाइम में देना नहीं है कि ये सब कुछ करना है। प्राइवेट सेक्टर्स कुछ, पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर्स बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, या टूरिज्म रिलेटेड कुछ डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो थोड़ा ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट देते हैं, दैट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट, या वो लोग लैंड देके या एडिशनल सपोर्ट देके वो लोग वो प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज टैक्स का कुछ छूट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोकल जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करोगे, उन लोगों को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो बिजनेस है, तो बिजनेस पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल लोकेशन ओरिएंटेड है, तो वो लोग उसको प्रमोट नहीं होंगे, उसको फ्लरिश भी नहीं करेंगे। तो लोकल कम्युनिटी का भी इनिशिएटिव होना है, उन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट होना है। आप यहाँ से कुछ इनकम करोगे तो यू ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट समथिंग। तो उन लोगों का जो भी है, जैसे होम स्टे जिन लोगों का है, वो लोग क्या कर रहे हैं, घर को रेनोवेट वगैरह करके वो लोग उसको उसके के लिए दे रहे हैं। देखो, रेनोवेट करने के लिए, ये सब करने के लिए उन लोगों को फर्नीचर खरीदना पड़ रहा है, उसको डेकोरेशन करना पड़ रहा है। सो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उन लोगों का एक इनिशिएटिव भी है कि नहीं, हम लोग को ये करना है, ये हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। उन लोगों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कुछ इनिशिएटिव लोगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म करना है, ये आप इनिशिएटिव करके क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो या कॉलेजेस में बात कर रहे हो, तो आप एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू पे कोर्स फीस। दैट मीन्स ये आफ्टर इनिशिएटिव यू एक्चुअली इन्वेस्ट फ्रॉम योर से, क्योंकि आपको क्योंकि एक कोर्स के बाद आप यहीं से कुछ जॉब करके या बिजनेस करके कुछ ना कुछ आप करोगे, अर्न करोगे, राइट। Next is approaches that stress self-help and self-building. That means it's all about entrepreneurial activity. Third one, क्योंकि जब भी हम लोग सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, it's all about job. जॉब कहाँ से मिलेगा, जॉब देने के लिए भी तो कुछ ऑर्गेनाइजर, कितने सारे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब के लिए भी तो वो इंडस्ट्री को आपको कुछ, आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा क्या, कि मैं ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर रही हूँ, और मेरी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में मैं इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट दैट सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ बिल्ड, जहाँ पे अभी गवर्नमेंट पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड मेनली टूरिज्म में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे यूजीसी के साथ बहुत सारे टाई अप करके ऐसे बहुत सारे वेंचर्स हो रहे हैं जहाँ पे ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। Next is joint public-private ventures and partnership where often the public sector contributes land and other resources. विदाउट पब्लिक एंड प्राइवेट, इन दोनों के अगर आप वो कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो कोई भी वेंचर सक्सेसफुल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली लैंड प्रोवाइड करते हैं या कुछ ना कुछ वो लोग फैसिलिटीज देते हैं, या पब्लिक से गवर्नमेंट साइड से होता है, लेकिन प्राइवेट का एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा परसेंटेज से लेते हैं। नॉर्मल मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे हम लोग जैसे मेरा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मेरा यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो एक कोर्स के लिए शायद आपका 1,03,000 समथिंग ऑफर कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज कर रहा है पर्टिकुलर कोर्स के लिए 3 साल में। सेम कोर्स, सेम यूनिवर्सिटी, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में होगा,
उस कोर्स का ही वहाँ पे डिमांड है, शायद जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, वैसा करके। ठीक है, क्यों? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स वहीं पे प्रॉफिट वो लोग अर्न करेंगे। और क्या करना है हम लोगों को, वो लोग बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं कि जब भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स पे जाते हैं तो देखो, नॉर्मली अगर हम लोग जो गवर्नमेंट का जो ये होता है ना हॉलीडे होम, जब भी हम लोग उस टाइप के अकोमोडेशन पे जाते हैं हम लोग ज्यादा कुछ एम्यूनिटीज एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी हम लोग प्राइवेट होटल्स में जाते हैं हम लोग एम्यूनिटीज ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग ज्यादा एम्यूनिटीज एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइवेट से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो लोग को चार्ज करेंगे। और जो भी हो, बहुत सारे लोग इतने कम एम्यूनिटीज में रहना पसंद भी नहीं करते। तो पब्लिक एंड प्राइवेट ये जॉइंट वेंचर तो होना ही है टू सक्सेस एनी प्रोडक्ट, ठीक है, और सर्विस और एनी बिजनेस में। The financing from various organizations such as non-profit, that is NGO, trust, foundation, revolving funds and community development corporation. ऐसे बहुत सारे लोग इसके थ्रू ये जो लास्ट पॉइंट है, बहुत सारे ब्लैक मनी भी वाइट होते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ वेंचर करोगे, देखोगे कि बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, अगर आप प्रॉपर्ली आपकी कनेक्शन रहा तो, क्योंकि वो लोग भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। वो लोग का भी जो ब्लैक मनी है, जो कहीं पे भी वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वो थ्रू आपका बिजनेस वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनजीओ, फंड, प्राइवेट फंड एजेंसीज, ये और कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये लोग फंडिंग के लिए ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, next is build, operate, transfer arrangement, and third one is private sector, that it's both two are related with private sector activity. That means coordination or that liaison between various sectors और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। दैट मींस एक सर्विस को वैसे आप अगर नेपाल में घूमने के लिए जाओगे तो आप देखोगे नेपाल का एक ह्यूज अट्रैक्शन होता है। जो एवरेस्ट है, वो लोग पूरा वो एवरेस्ट को एक लोकल एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे 2-3 एयरक्राफ्ट है, वहीं से वो लोग घुमा के दिखाते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट क्या करना पड़ेगा आपको, उन लोगों के साथ वो लियाजो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो एविएशन सेक्टर के साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग लियाजो मेंटेन करके बहुत कुछ करते हैं। नॉर्मली अगर होटल्स में भी आपको अगर पूछोगे कि अबाउट कि आपको क्या करना है, आप कहाँ पे घूमने के लिए जाओगे, क्या करोगे, तो तभी भी आप देखोगे कि वो लोग आपको इस तरीके से प्रोमोट करते हैं। दैट मींस लियाजो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्राइवेट टू प्राइवेट एक, और जैसे हम लोग नॉर्मली एग्जाम पे आप क्या करते हो, अरे बाबा তোর সাথে আমি এখানে পড়েছি, আমিও তুই আমি এটা পাঠশালা তুই এটা আমাকে বল না, আমি তোকে এটা বলে দেবো। That means we actually try to manipulate that situation for our own benefit. So business में भी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो तुम्हें আমাকে प्रमोट करो, আমি তোমাকে प्रमोट करो, this kind of cooperation, this kind of thing वहाँ पे आप लोग notice करेंगे। Next is factors to be taken into account during product design. अगर आप प्रॉपरली प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं करोगे तो आप प्रोडक्ट को मेंटेन भी नहीं कर पाओगे, डेस्टिनेशन को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, और उसको अट्रैक्टिव नहीं बना पाओगे। फर्स्ट वन इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेस्टिनेशन। जितने भी सारे कैरिंग कैपेसिटी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, actually measure that carrying capacity, and based on that you need to start your designing your destination। कहाँ पे आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो, कितने हेरिटेज का कितना है, नेचुरल का कितना है, इस तरीके से यू नीड टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन योर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब भी आप प्रोडक्ट डेस्टिनेशन को आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, दैट टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आल्सो अनदर मेजर इशू, जहाँ पे आपको ये देखने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना है। एंड पोस्ट कोविड तो ये तो और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बहुत सारी जगह पे मैल प्रैक्टिस चालू हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग का जॉब नहीं रहा, तो बहुत सारे नेगेटिव एक्टिविटी करके सेफ्टी सिक्योरिटी करके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पेपर में भी हम लोग देखते हैं, राइट। सो सेफ्टी एंड यूनिट जहाँ पे भी आप ऑफर कर रहे हो, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको अश्योर करना है कि नहीं, आप यहाँ पे लॉज एंड ऑर्डर्स प्रॉपर है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट हाइजीन। इट्स ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड इसका भी है। जितने भी सारे आप होटल्स को देखोगे कि हाइजीन के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे आप बोलते हैं। मैंने एक कोर्स किया था
जहाँ पे बोले ट्रैवल एजेंसी को भी जो भी सारे टूर डिजाइन करना है, जो भी करना है, उसको एक्चुअली दे हैव टू मेंटेन देयर hygiene, that particular thing. They also maintain their hygiene matters. Okay, and you know one thing, uh, अगर आप ये करना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट करंट सिचुएशन आपको प्रोडक्ट को वैसे ही डिजाइन करना है। एंड नॉर्मली पहले आप क्या देखोगे कि जब भी नॉर्मली लोग ग्रीट करते थे, वो लोग क्या करते थे, हैंडशेक करते थे या वो लोग हक करते थे, ऐसा कुछ करते थे। नाउ पूरा वर्ल्ड में हम लोगों का ये नमस्ते चालू हो गया। सर इंडिया के लिए इट्स अ गुड साइन। सो इट्स ऑल अबाउट, देखो वहाँ पे कि ये सिर्फ हाइजीन रिलेटेड ये सब कुछ है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन। अगर होस्ट पॉपुलेशन को हम लोग बेनिफिट देंगे, उसको अगर हम इन्वॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का क्या होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बिजनेस पॉजिटिव होगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी हम प्रॉपरली मेजर करें, तो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए, इकोनॉमिकल बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लोग पॉजिटिव मेंटालिटी लेके प्रोडक्ट, ये जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, इसके साथ इन्वॉल्व भी होगा, उसको प्रमोट भी करेंगे हम लोगों की लेवल से। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप कुछ बिजनेस या इंडस्ट्री को कर रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फेल हुआ है, तो कोई अगर कुछ वायलेट कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उसको पनिश कर सकते हो। बिजनेस करने के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे अनएथिकल डिमांड करते हैं, तो आप उसको भी, उसके अगेंस्ट में भी आप कुछ प्रॉपर स्टेप ले सकते हो। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट preservation and conservation. It's all about sustainable and responsible thing, कि आपको environment को preserve करना है and conserve करना है for future use, क्योंकि mother earth का resources जो है वो limited है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी resources हैं जो और reproduce नहीं होते। ठीक है। सो क्या होता है, वी नीड, जो भी हम लोगों के रिसोर्सेस है, हम लोग को प्लान करके रिसोर्स को यूज करना है, जो मिसयूज को प्रिवेंट करना है, और वी नीड टू एक्चुअली कंजर्व दोस थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे बहुत सारे एड भी बनाया है, बहुत सारे कंपनी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, शॉर्ट फिल्म बनाया है फॉर क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोग शायद देखे होंगे, एक देखा रहा है, एक पापा और उसका बेटा कार लेके जा रहा है, तो वो लोग जो क्रॉसिंग है वहीं पे सिग्नल पे आके रुके, तो उसका पापा जो है वो फ्यूल को ऑफ नहीं किया। ठीक है। तो बेटा बोल रहा है कि पापा आपके साथ तो मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहीं पे गाड़ी पे घूम रहे हैं, कितना अच्छा है, लेकिन बाद में जब मैं आपको जैसा बड़ा हो जाऊंगी, मेरा जब बच्चा बच्चा होगा, तब तो हम लोग गाड़ी में नहीं घूमेंगे, हम लोग को तो साइकिल में घूमना है या पैदल चलना है। तो उसके पापा ने उसके ऊपर उसको क्वेश्चन किया, भाई क्यों जाना है? क्योंकि आप इतने सारे फ्यूल को तो खर्चा कर रहे हो, आप तो आप तो जो भी फ्यूल हम लोग के यहाँ पे है, उसी से उसको आप सब ऐसे करके बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो कुछ बचेगा नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा या साइकिलिंग करना पड़ेगा, ऐसा करके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना। तो देखो एक एड था। ठीक है। सो दोस्त दिस काइंड ऑफ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और इस तरीके से बहुत सारे ये एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के भी बहुत सारे मैसेजेस दिया जाता है। लिंकेजेस विथ लोकल बॉडीज एंड होस्ट पॉपुलेशन। Host population is fully related with local community, and local bodies means local administrators, those obviously part of local body। देखोगे आपके शायद टीएस 2 या टीएस 1 में ये है लोकल बॉडीज एंड टूरिज्म, जहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल एड, सीवेज सिस्टम, रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, बट रिलेटेड विथ लोकल कम्युनिटी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दोज एक्चुअली पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, लोकल होस्ट कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ या होस्ट पॉपुलेशन से ही उन लोग वहाँ पे बैठते हैं, सो दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लिंकेज चाहिए, लोकल बॉडी दैट मीन्स लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स मेनली, एज वेल एज
or local population, and local service providers also a part of local bodies, that means administrators as well as service providers, stakeholders. Those are part of local bodies, and host population represent host community, that means local community. Fine. Next is orientation for product design. तो ओरिएंटेशन में फर्स्ट क्या चाहिए? फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. वी नीड स्टडी अबाउट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. क्या होता है ओरिएंटेशन में? यहाँ पे बोल रहा है ले स्ट्रेस ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ tourism supply rather than taking into account the requirements. That means that balance. tourism मैंने आप लोगों को एक क्लास करवाया था ना अबाउट टूरिज्म डिमांड एंड सप्लाई. टूरिज्म आई थिंक इसमें TS5 में शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया. किस पेपर में पढ़ाया एक्चुअली that demand and supply thing. याद है या भूल गए? Anyone reply please. কেউ সবাই ভুলে গেছো? এটা কি করে পসিবল? How it's possible, Mama? Product orientation, it's related with that according to demand you that supply thing. Next is product orientation. It means target market, but you need to actually the local population of the available resources. You need to actually balance those things. Next is societal orientation. Societal orientation is balance between market oriented approach with the interest of the host community. That means you need to maintain the proper balance in case of product orientation, in case of market orientation, in case of societal orientation. You always need to maintain balance. अगर आपका बैलेंस कुछ इधर उधर हुआ तो जो भी आपका प्लानिंग है, जो भी कुछ है, जो प्रोडक्ट डिजाइन आप कर रहे हो, सब कुछ तो एकदम गया. और मिस क्या होगा? मिस यूज होगा बहुत सारे रिसोर्सेस. आप प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर पाओगे. तो जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तभी वहाँ पे कुछ ब्रेकेज होगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा. ये सारी चीज यू नीड टू एक्चुअली मेंटेन प्रॉपर बैलेंस between your product orientation, your market orientation, as well as your societal orientation. It's all about these things. Now tell me anything wants to ask. You किसी बोलते चाहो, you wants to add something, anything. এটা একটু ভালো করে দেখো. उन्हें सब याद है इन गुड़गांव. आपको कुछ मिलता नहीं इन पुणे. How will he find you? Register at jeevansathi.com and be found. Discover नए से नए trends at amazing prices. Sports, striped jeans और polka.
त्रिपथगा शीततोया शैवला See the cultural representation, product design, their approach. देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पद कमले अलकानंदे परमानंदे সব করিয়েছি দেখা দিন পাবে। करुणामय कातरवङ्गे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः See, Swagatam, Namaste. See the term.
কেমন লাগলো ভিডিওটা? পড়িয়েছি তো সবগুলো, ডান্স পড়িয়েছি, সিনেমা পড়িয়েছি, ফুড কুইজিন পড়িয়েছি, অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব। কস্টিউম দ্যাট মিন্স অ্যাটায়ার যেটা সেটা পড়িয়েছি। তো আলটিমেটলি সবগুলো কভার হয়েছে তো? এভরিথিং হ্যাজ বিন কভার্ড, এভরিথিং হ্যাজ বিন কভার্ড। ম্যাম বলছিলাম ভিডিওর লিঙ্কসগুলো একটু শেয়ার করে দেবেন, তাহলে ভালো করে দেখতে যেতাম এইটা ভিডিওর তো? লিঙ্কসগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার আর আগেরটা যেটা দেখালেন গঙ্গা নিয়ে, হ্যাঁ। দুটো একটু শেয়ার করে দেবেন, মানে আমি নেটওয়ার্কে। নিজেও জানতাম না। গঙ্গারটা আমি একটা ওয়ার্কশপ করলাম কালকে। তো সেখানে আমাদের এটা শো করলো এবং সেখানে নাকি এক্সপ্লেইন করলো। ওরা ওরা কি করে বলো তো, এফডিপি করানোর সময় বা কোনো ওয়ার্কশপের সময় এরকম কিছু একটা ভিডিও শো করে। আমি তোমাদের সামসারাটা দেখিয়েছিলাম না, যেখানে এনভায়রনমেন্টাল একটা অ্যাপ্রোচ ছিল, রিমেম্বার সামসারা? ওইটাও আমি ওখান থেকে পেয়েছি। এটাও আমি ওখান থেকে পেয়ে দিন। আমি রাত্রেবেলা আমি স্টাডি করলাম, যে দেখলাম যে এক্স্যাক্টলি ওরা যেটা বলতে চাইছে যে বেসিক্যালি আমাদের কালচার এভরিথিং কিন্তু দেখবে আমাদের বলে না যে ইন্ডিয়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নদী মাতৃক দেশ, নদীর ওপর বেস করে সব গঙ্গা গঙ্গা ওরিয়েন্টেড স্টোরিগুলো দেখবে সব কিন্তু ওই ওরিয়েন্টেড। আমাদের যতগুলো কালচারাল ইয়েগুলো আছে সব কিন্তু ওরকম ধরনের। তো আমার মনে হয় টুরিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে তো তোমাদের জানা উচিত। আমি শেয়ার করে দেবো, ডেফিনেটলি আমি রিভার গঙ্গাটাও শেয়ার করে দেবো, আর আমি এটাও শেয়ার। মানে ভিডিওটা স্টার্ট হলো বার্থ অফ গঙ্গা দিয়ে। ওই হিমালয়ান রেঞ্জেস থেকে যে গঙ্গার সূত্রটা শুরু হয়েছে, সেটাতে শুরু হয়ে পুরো যে ইন্টার ফ্লো করেছে, হ্যাঁ, গ্যাঞ্জেস দ্য গ্রেটেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া, এবং যেটা এতগুলো
ফার্মিং সেক্টরকে সার্ভ করে অল ওভার ইন্ডিয়া, সেটাকে দেখালো। এবং শুধু তাই নয়, পুরো ইন্ডিয়ান কালচারাল হেরিটেজ ইনক্লুডিং সিনেমা থেকে আরম্ভ করে আর্টস অ্যান্ড আর্টিফ্যাক্টস, হ্যান্ডিক্রাফট থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং, সবকিছু যা যা আপনি পড়িয়েছেন সবকিছু ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়ার ভিডিওতে পোর্ট্রে করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আমি এই দুটো লিঙ্ক তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, আশা করি অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, আরেকটা দেখি ম্যাম, কারণ আসলে এখানে খুব নেটওয়ার্কের প্রবলেম করছে আজকে, ভালো করে দেখতে পেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাকে পাঠিয়ে, আমি গ্রুপেই দিয়ে দেবো, অসুবিধা হওয়ার কথা না, আমি গ্রুপেই দিয়ে দেবো, তোমরা দেখতেই পারো। দেখো তো আমার স্ক্রিনটা ভিজিবল হচ্ছে তোমাদের কাছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তো এটা আমাদের লাস্ট টপিক, এরপরে আমরা এটা করে আমরা একটু অন্য রকমের জিনিস করবো। সেটা হচ্ছে সোশিও কালচারাল ট্যুরিজম is promoted for the following reasons. So, PS4 is all about culture, all about tourism. You know that our environmental tourism resources and our cultural tourism resources, those are actually correlated. So, when you actually read out something about social and cultural factors related with, it's also related with the environmental product, which those are actually associated with tourism. So, first point is preservation of cultural heritage in the form of organizing dance, music, drama, and fair and festivals. So that means preservation of cultural heritage in a form of organizing dance. जब भी हम लोग डांस या म्यूजिक एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट टाइम वी एक्चुअली प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर डांस फॉर्म, its importance, it's related with some sort of culture that related with the history, the history part, then their costume, their makeup, and all. It's all we actually try to represent in front of target audience. Same thing, drama or fair festivals. Those are actually when we organize those things, we actually represent some sort of history, some sort of story, some sort of beliefs, and associated angle with it. ওকে, যখনই আমরা ডান্স করি, মিউজিক করি, এটার সাথে অনেক দেখবে অ্যাসোসিয়েটেড জিনিস থাকে, লাইক আমাদের সোসাইটাল জিনিস, কালচারাল জিনিস। সেম থিং, ড্রামা হোক, এটা পারফর্মিং আর্ট। সি, ডান্স, মিউজিক, ড্রামা, রিমেম্বার দোজ আর পার্ট অফ পারফর্মিং আর্ট। সিনেমাটা কিন্তু পারফর্মিং আর্টে ছিল না, রিমেম্বার দ্যাট মিউজিক, ডান্স অ্যান্ড ড্রামা, that means theater is a part of performing arts, when we actually perform live performance in front of our target audience, when we actually interact with these local people, communicate with local people through our performance, we actually try to represent out the related history, related societal belief, our thought process, our lifestyle, our cuisine, everything, everything. কোথাও একটা লোক যদি দেখে তাহলে সেখানকার লোকাল ফুড খাবে না, লোকাল লোকেদের সাথে ইন্টারাক্ট করবে না। Next is fair and festivals, also same thing. Fair is totally related with commercial purpose, and festival is mainly related with our societal and cultural thing and our mythological thing, and indirectly related with commercial thing. কারণ ফেস্টিভ্যালও আমাদের প্রচুর কিন্তু জিনিসপত্র বিক্রি হয়, যেটা একটা কমার্শিয়াল অ্যাঙ্গেল থাকে। Second point, enrichment of knowledge and experience in both of the tourist and এই যে তোমাদের আমি পড়াচ্ছি, এটাতে কিন্তু শুধু তোমরা শিখছো না, ইউনো অনেক অ্যাঙ্গেল যখন আমি পড়ছি আমিও কিন্তু অনেক কিছু শিখছি। সো যখনই কোনো একটা লোক রিপ্রেজেন্ট করছে যে অ্যাকচুয়ালি when actually the local community, host community serve something to the target customers, to the tourists, they also during that period they also enrich their knowledge, try to gather some sort of different kind of experience in it. ধরো যেগুলো ওরা বাড়িতে পড়তো সেগুলোকে নিয়ে কখনো নাড়াচাড়া করেনি, বাট when we start interacting with those people, they actually start practicing all this. बहुत से जगह पे ऐसे आपको बहुत सारे लोकल
प्रोविजंस मिलेंगे ना जो आप नॉर्मली आप बनाते नहीं हो घर में, लेकिन जब भी आप टूरिस्ट को सर्व करोगे या आप इससे कुछ एडिशनल कुछ चीज बनाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको आप क्या करेंगे, ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश करोगे, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सब ऑटोमेटिकली एक प्रैक्टिस होता है, नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. थर्ड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल peace, harmony, and brotherhood. So tourism is it's not only for commercial thing; it's also a message of peace. That's why political people they actually choose tourism when they actually send any sort of peace message to the enemy country. कोई कंट्री के बीच अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो बेसिकली बोथ गवर्नमेंट क्या करते हैं, टूरिज्म को सिलेक्ट करते हैं. टूरिज्म इज अ मैसेज ऑफ पीस. देखो मैं अपने कंट्री से लोग को तुम्हारे वहाँ पे भेज रहा हूँ सोच से कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, उसको कुछ हार्म नहीं करोगे. देखो एक ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज हो रहा है वर्ल्ड में, जो यहाँ के लोग वहीं जा रहे हैं, कि वहीं के लोग यहीं पे आ रहे हैं. दैट मीन्स टूरिज्म ऑल्सो आ मैसेज ऑफ पीस. इट्स ऑल्सो दैट जैसे भी हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं, टूरिज्म ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल इम्पैक्ट को भी एसेस करते हैं. ऐसा और कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकली भी हम लोग इसको हम एक्सेस कर ये देते एसेस करते हैं, इसके इम्पैक्ट भी एसेस करते हैं. ठीक है. फोर्थ वन इज क्रिएशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन डेस्टिनेशन रीजन. हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, कितने सारे इनकम जनरेट हुए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे से बोथ, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री एक्चुअली it's related with direct economical developmental activities, and it's also associated with indirect income related thing. जैसे टूरिज्म में जब भी आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, अकोमोडेशंस दे रहे हो, दोज आर एक्चुअली रिलेटेड विद direct income through the गाइडिंग कर रहे हो, दोज आर एक्चुअली direct. जब भी आप लोग हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हो या लोकल फूड सेल कर रहे हो, बेवरेजेस सेल कर रहे हो, और कुछ वहाँ पे जो भी सारी चीज है उसको आप सेल कर रहे हो, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम. लेकिन कौन परचेस कर रहा है, देखो टूरिस्ट लोग ही परचेस कर रहे हैं. तो टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ वे से वी कैन अर्न. ओके. Fifth one is development of infrastructure and superstructure of the cultural tourism promotion. Infrastructure, we all know that basic requirements which actually required to promote any sort of tourism, and superstructure is extraordinary thing. जब भी आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग करो, दैट मीन्स आप हायर इनकम ग्रुप को भी वहीं पे इन्वॉल्व करो, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप आर लिटिल बिट दे आर status conscious, they are not like to interact with the below category people, below societal category people and all. So when you actually design that superstructure for the cultural tourism promotion, then automatically you try to cater those high income group people actually. So this kind of, that means superstructure and infrastructural development help for cultural tourism promotion as well. Okay, next. Tourism is no doubt a societal phenomenon. Why is societal phenomenon? Those are service providers, those are actually societal animal, and those are actually tourist group. Those are actually societal. All are human beings. So it's all about, it's no doubt it's a societal phenomenon. And through tourism, we actually try to promote that cross-cultural or socio-cultural relationship between various people or various societal groups. Okay, and through tourism, we actually provide proper educational information about architecture, about sculpture, about societal thing, about our mythology and all. Normally, आप जब भी देखो कि जो भी आप reality में actually खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आप ज्यादा उस चीज को समझोगे. नॉर्मली अगर हम हिस्ट्री में पढ़े अबाउट मॉमी, अबाउट दैट कॉइन्स, अबाउट द ड्रेस, अबाउट वेपन्स एंड ऑल, पिक्चर्स भी देखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग म्यूजियम में जाके उसको नॉर्मली अपने आंखों से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम लोग का वो जो हम पढ़े हैं उसको नॉर्मली क्या पता, हम लोग के सामने वो हम उसको फिर रिकैप्चुलेट करते हैं. So through tourism, we actually promote educational activity as well.
Okay. So through tourism, we actually provide information about our history, about our culture, about our societal thing. It's a tool of educational thing. It's a tool of societal, cultural, and cross-sectional, better cross-section, cultural exchange thing. It's also help us to develop that economical benefit, employment opportunity to the society, and it's create a proper ambience and that the friendship or brotherhood, this kind of peaceful mentality within the world. जब भी देखोगे कि हम टेररिज्म को हम लोग खत्म करना चाहते हैं या एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम लोग चाहते हैं स्ट्रीमलाइन हो जाए, दैट टाइम वी चूज टूरिज्म to solve these issues. So see, tourism, obviously, so those are the societal factors. So tourism is related with societal thing, cultural thing, as well as educational thing. तो जब भी हम लोग बात करते हैं about preservation, conservation, that kind of awareness is required. Awareness is also related with knowledge enhancement. Why that thing, why conservation is required. What is conservation? What is sustainable development? Why those things are required? So those automatically, through that particular activity or through that particular practice, we actually educate people. See, এখানে এরকম ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, এই ধরনের জিনিসটা এরকম জিনিস, you need to control over your action, which actually prevent that particular damage of the flora and fauna or anything, whatever, or cultural resources and all these things. So those are also a part of educational thing, that societal, a proper societal structural thing. अपने structure को properly maintain करके लिए वो आप use कर रहे हैं, right? So obviously you can easily relate with tourism and sociology, tourism and societal factor. Those are correlated, and those are all are for social welfare, for societal thing or national welfare also. ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक है, तो ये आप किस तरह से लिखोगे? If you want to, you can take that screenshot also. Okay, because through tourism, you actually enlighten yourself. You actually आप जानते हो लेकिन एक्चुअली आप विजुअलाइज नहीं करते हो. सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू टूरिज्म में तक सेल्फ रियलाइजेशन के फाइल होगा. ये सब हम एक्टिविटी करेंगे तो इसमें नेगेटिव ये चीज होगा, ये ठीक करना ठीक नहीं है. आप सोचोगे, जैसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था ना, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग दैट टाइम यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, ये जो मैं कर रही हूँ ये ठीक है, इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो ठीक है. ऑलवेज आस्क योरसेल्फ. तो भी आप देखोगे कि नॉर्मली कुछ नेगेटिव एक्टिविटी करने से पहले ना तो आप कुछ सोचोगे. So those are some sort of mentality, good mentality developmental thing. It's also related with educational thing. So through tourism, we actually develop that relationship between various country, various societal framework that maintain that proper brotherhood, educate people, and all. So obviously, we can say tourism is a societal phenomenon, it is a societal thing. And if you actually write something about relationship between tourism and society or tourism and social phenomenon, you can easily put some sort of examples and you can write anything, right? Just write down those points, and you can discuss all these things through various cases. That educational thing, that mythological thing, that cross-cultural thing, that impact analysis thing, that particular societal developmental thing, cultural developmental thing, educational tool, that political impact, and all. Those are actually social and cultural things. You can easily jot down those points and you can explain all these points through proper cases. Right? So if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. ম্যাম যদি এটা সেন্ড করে দেন তাহলে ভালো হয়, আমার স্ক্রিনশট নেওয়ার অপশন নেই আমার মোবাইলে. আচ্ছা ঠিক আছে,
থ্যাংক ইউ। যেমন ভাবে আগে একবার দিয়েছিলাম না, আমি ওভাবে ওরম ভাবে দিয়ে দেবেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হুম। আর কারোর কোনো ডাউট আছে কোনো কিছু নিয়ে, কেউ কিছু বলতে চাও অ্যাবাউট অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাবাউট স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস, অ্যাবাউট কোর্স রিলেটেড কোর্স কন্টেন্ট, এনিথিং? Now my part is over. Now you can ask me anything related with those academic activities. হতে পারে আমার পড়ানোর পার্ট কিন্তু over. ম্যাম আপনার কাছে জানা আছে যে অ্যাসাইনমেন্ট অফলাইন নেওয়া হবে না অনলাইন নেওয়া হবে? এখনো কিছু ঠিক হয়নি বাবা, কারণ এখনো তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সেপ্টেম্বর মাসের আজকে 12 তারিখ হয়ে গেল, আমার অ্যাসাইনমেন্ট লেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমার শুধু জমা দেওয়ার দরকার। লিখে তুমি স্ক্যান করে রেডি রাখো। যদি বলে যে স্টাডি সেন্টারে গিয়ে দেবে তাহলে স্টাডি সেন্টারে গিয়ে দিয়ে দেবে। যদি বলো যে দেখো যে বলছে যে ম্যাম আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, যদি একবার রিপিট করেন প্লিজ। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছি, আগেগুলো সব যা বললেন সব কেটে গেছিল। স্টাডি সেন্টার কি বললেন? যদি দেখছো যে ওয়েট করো, ফলো আপ করতে থাকবে, যদি দেখো যে বলছে স্টাডি সেন্টারে গিয়ে জমা দেবে তাহলে স্টাডি সেন্টারে গিয়ে জমা দেবে। তবে আমার মনে হচ্ছে না যে তোমাদের এইবারও তোমাদের স্টাডি সেন্টারে গিয়ে জমা দেওয়ার কোনো অপশন থাকবে, কারণ এখনো তো করোনা একটু যথেষ্টই ইয়ে হয়ে রয়েছে। তো আমার মনে হয় যে তোমাদের অনলাইনই হবে, হয়তো রিলিজ করবে, কারণ রিসেন্টলি তো তোমার ক্লোজ হলো আগের যারা দিচ্ছিল তাদের, তো এবার তোমাদের একটু প্রবলেমটা হচ্ছে। দেখো, চেক করতে থাকো, অলরেডি ওপেন তো হয়ে যাওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি। আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে অসীম স্যার বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বর মাসে আমার যারা জানুয়ারি অ্যাডমিশন নিয়েছিল তাদের রিরেজিস্ট্রেশন হবে। আমার 2019-এর অ্যাডমিশন, তাহলে আমার থার্ডের রিরেজিস্ট্রেশন হওয়ার কথা আছে। আচ্ছা, আই গট ইট, গট ইট পয়েন্ট, গট ইট পয়েন্ট, গট ইট। এবারে কথা হচ্ছে যে যেগুলো ড্রয়িং পার্ট আছে, মানে অ্যাসাইনমেন্টে PS5-এ ফুড চেইন আর ফুড ওয়েবে একটা ড্রয়িং আছে, সেই ড্রয়িংটা দেওয়াটা কি কম্পালসারি? ড্রয়িং দিলে কি, ড্রয়িং তো না, ড্রয়িং ওগুলোকে বলে না, ওইগুলোকে বলে হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যেখানেই দেবে বেটার। কারণ ধরো তোমাদের যদি আইটিনারিও ধরো লিখতে হবে, তুমি যে হ্যাঁ ডেস্টিনেশন গুলোকে আইটিনারির জন্য চুজ করেছো সেখানে তুমি যদি ওখানে ছোট ম্যাপ করে লোকেশন গুলোকে দেখিয়ে দাও যে তোমরা ম্যাপ তোমার ট্যুর যে তুমি করাচ্ছো কোনটার পরে কোনটাতে যাচ্ছ সেই কানেকশনটা যদি তুমি দেখিয়ে দাও তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট করে। না ম্যাম বলছেন যে ছবি দিলে কি অসুবিধা আছে, মানে পিকচার কেটে সাটিয়ে অসুবিধা আছে তোমাকে যদি মানে একটু হ্যান্ড ড্র, মানে হাতে করে পেন্সিলে ড্র করতে হবে ছবিটা। কিন্তু এবারে এবারে একটা কথা বলতে আসি, PS4 এর প্রজেক্ট পর কি করবো? PTS4 যেটা আছে, হ্যাঁ PTS4 এর প্রজেক্ট পর সেই ব্যাপারে একটু বলুন। তোমাকে করতে হবে, কথা বলতে হবে তোমাদের স্টাডি সেন্টারের সাথে। স্টাডি সেন্টার তোমাকে গাইড দেবে, কোন গাইডের আন্ডারে তুমি কাজ করবে সেই গাইডের সাথে ডিসকাস করে তুমি তোমার প্রজেক্টের টপিক সিলেক্ট করবে, করে প্রজেক্ট প্রপোজাল পাঠাবে, দেন প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠাবে, ব্যাস হয়ে যাবে। প্রজেক্ট প্রপোজাল পাঠানোর পরে ওরা তোমাকে তোমার প্রজেক্ট প্রপোজালে যদি কোনো রেকটিফিকেশন থাকে সেটার জন্য জানাবে, আর যদি না থাকে তুমি অটোমেটিক্যালি প্রজেক্টের কাজ শুরু করে দেবে। আপনি যেগুলো বললেন না, প্রজেক্ট প্রপোজাল, প্রজেক্ট গাইড, এগুলো কিচ্ছু বুঝলেন না, মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিচ্ছু জানি না। এখানকার প্রজেক্ট তোমাকে তোমার স্টাডি সেন্টার থেকে গাইড দেবে, ঠিক আছে? যে কোনো একজন যারা পড়ায়, এখন তো স্টুডেন্টদের ঢুকতেই দিচ্ছে না, তখন এখন শুধু অফিসিয়ালি খোলা আছে। দেবে, ফোন করো, তোমাকে গাইডের ফোন নাম্বার প্রোভাইড করে দেবে, তার সাথে তুমি ওভার ফোন কথা বলো, ঠিক আছে। যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়াতে প্রজেক্ট প্রপোজাল বানাও। ওরা শুধু ইমেল করছে, বলছে যে যাদের প্রজেক্ট জমা দেওয়ার আছে তারা এই ইমেল আইডিতে এইখানে প্রজেক্ট জমা দিতে পারে। হ্যাঁ, গাইডেড প্রজেক্ট তোমাকে তো গাইডের সাথে কনসাল্ট করে প্রজেক্ট বানাতে হবে, তুমি তো মনের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রজেক্ট করতে পারবে না। একদম একদম একদম। গাইডের সিগনেচার লাগবে উইথ স্টাডি সেন্টার স্ট্যাম্প। ওরে বাবা, বুঝতে পেরেছি। হয়তো স্ক্যান করে তুমি পাঠাতে পারো। গাইড এখানে কি রোল কি কোথাও গাইড নেবো বুঝতে পারছি না। গাইডেন্সটা তোমার স্টাডি সেন্টারেরই লোক নেবে, তোমার ও স্টাডি সেন্টারের লোক গাইডেন্স দেবে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ট্যুরিজমের যে টিচার আছেন ওখানে শুধু তোমাকে গাইড করবে। একদম একদম বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আর জানাচ্ছি তোমার নিশ্চয়ই সেরকম কারোর সাথে চেনা আছে, তোমরা তো আগেও PS1 PS2 ক্লাস হয়েছে তাদের সাথে। হ্যাঁ হয়েছিল, কিন্তু সেই টিচাররা মানে আংশিকভাবে ক্লাস নিয়ে ছেড়ে চলে গেছে। মানে তাদের শিডিউল ছিল ক্লাস দেওয়ার, TS1 TS2 এর ক্লাস করিয়ে তারা ছেড়ে চলে গেছে।
ভাবে ইগনুতে ক্লাস হয় না, ঠিক আছে? ইগনুতে অটোমেটিক্যালি দিল্লি থেকে স্যাংশন, আমাদের স্যাংশন এসে কিন্তু দিল্লির পুরো হেডকোয়ার্টার থেকে, মানে তোমাদের ময়দানবাড়ি থেকে। আমরা কিন্তু ইগনুর অথরাইজড একাডেমিক কাউন্সিল, লাইক যেমন একদম একদম। ইউনিভার্সিটির টিচার থাকে, সেমনি হুম। কিন্তু আমরা ইগনুর অফিসিয়াল একাডেমিক কাউন্সিল। তো আমার হ্যাঁ। এখান থেকে যেমন যারা করবে, তারা যেমন জুহি আমার আন্ডারে প্রজেক্টের ইয়ে নিয়ে এসেছিল, জুহি ওখানে ওর কিছু রেক্টিফিকেশনের ব্যাপার ছিল, আমাকে দেখিয়েছিল, টপিক নিয়ে ডিসকাশন করেছিল। ওর কিছু রেক্টিফিকেশনের ব্যাপার ছিল, কারণ ওদের ফার্স্ট প্রজেক্ট স্টাডি সেন্টারে ছিল, সেখানে একটু টিচার অ্যাভেলেবলও ছিল। তো ও আমার আন্ডারে প্রজেক্ট করছিল, তো ওর সাথে আমার কথা হয়, আমি যেমন যেমন রেক্টিফিকেশন বলছি। ও এখন আপাতত প্রজেক্টটা স্টপ রেখেছে, কারণ আমি ওকে বলেছি তুমি আগে ট্যুরিজমটা জানো, তারপরে তুমি প্রজেক্টটা করবে। ট্যুরিজমে যারা না, ট্যুরিজমের প্রজেক্ট কি করবে? তো দেখো, ও কিন্তু এখন সিরিয়াসলি অনেক কিছু শিখছে, ও এখন ট্যুরিজমের সেদিন বলেওছে। এবার কিন্তু ও এলিজিবল ট্যুরিজমের কোনো প্রজেক্ট করার, এবং সেটা গাইডেড প্রজেক্ট। কারণ আমি ওকে বলে দেবো যে যদি এটার উপর কাজ করো, আমি কিন্তু প্রজেক্টের কাজটা করে দেবো। স্টুডেন্টকে কিন্তু সব সেই জিনিসের সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে। ওকে ফাইন, আমি এবার এটা করবো। আর তোমাদের নিয়ম হচ্ছে তোমার TS4, TS5 বা PTS, তোমাদের কি আছে FST, এই পেপারটা কমপ্লিট হওয়ার পরে তুমি অফিশিয়ালি এলিজিবল হবে তোমার প্রজেক্টের কাজ শুরু করার জন্য। কমপ্লিট মানে হচ্ছে বোথ পাস মার্ক ইন অ্যাসাইনমেন্ট এবং পাস মার্ক ইন থিওরি। এই থিওরিতে পাস মার্ক হওয়ার পরে আমি এলিজিবল টু রাইট প্রজেক্ট পাবো, ডু প্রজেক্ট পাবো, রাইট? এটাই বলতে পেরেছি তো? নিয়ম দ্যাট ইজ দ্য এক্সাক্ট থিং অন দ্য সে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু স্টাডি সেন্টাররা কি করে, আগে থেকে দিয়ে দিতে হবে কাজ, কারণ কাজটা করতে তো টাইম লাগে, কারণ হ্যাঁ। একদম পুরো রিসার্চ ওয়ার্কের মধ্যে টাইম করতে কাজ লাগে। তো তার জন্য অলরেডি কাজ শুরু করে স্টুডেন্ট, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে? ঠিক তুমি আছে, তোমার স্টাডি সেন্টারের সাথে কথা বলো। একদম একদম একদম। এনিথিং, আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং অ্যাসাইনমেন্ট, রিগার্ডিং টার্ম এন্ড এক্সাম, রিগার্ডিং রাইটিং প্যাটার্ন, এনিথিং? আর অলওয়েজ না, একদম স্টাডি সেন্টার তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালস থেকে কিন্তু ধরে একটা পরীক্ষা খাইয়ে লাগবে না, অ্যাসাইনমেন্টে লিখবে না, একটু রিসার্চ ওয়ার্ক করবে, আদারওয়াইজ কিন্তু মার্কস পাবে না। আমি বলছি খুব কম মার্কস পাবে। আর চেষ্টা করবে অ্যাসাইনমেন্টে যতটা পারবে মার্কস তুলে নেবে। আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে বলি যতটা পারবে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে মার্কস তুলে নেওয়ার চেষ্টা। আর কিছু কেউ বলতে চাও? লাস্ট একটা কথা, সেটা হচ্ছে ধরুন আমি এই টার্ম এন্ড এক্সামে যদি এলিজিবল হই TS5 আর TS4 অ্যাডিশনাল এক্সামিনেশন দেওয়ার জন্য, তাহলে তো আমি ফার্স্ট ইয়ার ব্লকগুলো, ফার্স্ট ইয়ার TS1 TS2টা আমি জুন মাস জন্য রেখে TS5 আর TS4 যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, ডিসাইড করি যে পরীক্ষা দেব, তাহলে এই যে 5টা 20 মার্কসের কোর্স আমি অ্যাটেন্ড করতে হবে, হ্যাঁ, in as a common factor in TS1, TS2, TS4 and TS5, তাহলে আমি প্রিপারেশন লেভেলটা কিরম ভাবে নিয়ে যাব যাতে আমি মাথার মধ্যে 20 মার্কসের মতো লেখার মতো ক্ষমতা রাখবো। মানে এত কিছু মাল্টিভিয়ারিয়াস জিনিস আছে না, এত কিছু ইনফরমেশন আছে না, সব রাখা দেখো ডিফিকাল্ট রাজেশ, হয়ে যায়। এবার আমি তোমার একটা কথা বলি, তোমার এই কোশ্চেনটার কোনো আনসার নেই। তুমি কিরকম ভাবে তোমার এই জিনিসগুলোকে মনে রাখবে, ইটস আপ টু ইউ। ইউ নিড টু প্ল্যান অ্যাকর্ডিংলি যে তোমাকে কি কি লিখতে হবে, তুমি এই কোশ্চেনটার জন্য কি কি পয়েন্টকে তুমি মেনশন করবে, ইটস আপ টু ইউ। সেখানে তোমাকে আমার মানে আমি বা কোনো টিচারই তোমাকে বলে দিতে পারবে না যে এই ওয়েতে তুমি মনে রাখার চেষ্টা করো, এরকম হয় না। না, আমি এক্সাম ডিকোডের কথা বলছি, এক্সাম ডিকোড, হাউ টু ডিকোড দিস এক্সামস। হ্যাঁ, there will be certain guidelines for decoding 20 marks 5 to 20 marks question answers, how to decode this exam. গাইডলাইন্স নেই। Okay ma'am. এনিথিং, আর কারোর কিছু কোশ্চেন আছে? যদি TS5 এর ক্লাস হয় কালকে, আমার কাছে যদি ইয়ে আসে, লিংক আসে, আমি শেয়ার করে দেবো, কারণ আমার কাছে এখনো কোনো ইনফরমেশন নেই। কারণ বুঝতে পারছি না যদি এক্সাম শুরু হয়ে যাওয়ার ব্যাপার কি হবে, আমার কাছে সিরিয়াসলি কোনো ইনফরমেশন নেই। যদি আমি কিছু আমার কাছে আসে কালকে, আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। ম্যাম বলো। ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। বলছি ম্যাম, আমি তো অ্যাসাইনমেন্ট অনলাইনেই সাবমিট করে দিয়েছি। আর স্যারের সঙ্গে কথা হলো, উনি বললেন কি ডিসেম্বর মাসে আমাদের পরীক্ষা হবে। আপনি নাম্বার দিয়েছিলেন। ফাইনাল ইয়ার। হ্যাঁ, এটা ফাইনাল ইয়ার চলছে। ম্যাম বলছি কি পরীক্ষা পরে কি আমি কি প্রজেক্ট স্টার্ট করবো আমরা?
প্রজেক্টটা আস্তে আস্তে শুরু করে দাও না জুহি। তুমি তো এখন মোটামুটি, তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে ট্যুরিজমের তো তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার ছিল না, এখন তো অনেক আইডিয়া তোমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো অলরেডি তোমার যেটা তুমি TS4 নিয়ে কাজ শুরু করেছিলে, সেই কাজটা তো অলরেডি যেমন ভাবে কথা হয়েছিল আমাদের সেরকম ভাবে শুরু করে দাও। হ্যাঁ ম্যাম, আপনি মিউজিয়ামের উপরে বলেছিলেন, তো ওইটাই হ্যাঁ, কিরম করব। একটা কেমন করবো এটা নিয়ে তাহলে একদিন তোমার সাথে আমাকে আলাদা করে বুঝতে হবে। ঠিক আছে, আমি আমাকে Excuse me, excuse me. I want to have a talk. I want to learn something from Jui, if possible, ma'am. If you allow me. কি জানবে বলো। हम शुद्ध जानते थे जूही असाइनमेंट जमा कर लो किভাবে हाँ हाँ जूही तुमने असाइनमेंट कैसे जमा कर दिया गूगल फॉर्म से जमा किया था मैंने, ऑनलाइन गूगल फॉर्म में। TS4 TS5 FST जमा ले रहा है कहाँ पर जमा ले रहा है नहीं, मैंने बहुत पहले किया है, मतलब कि मैं मई मंथ या जून मंथ में किया था मैंने। ओ उस टाइम में किया मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ सितंबर नहीं हुआ ना अच्छा 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 ठीक है इस समय नहीं सॉरी हुआ सॉरी हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं नो इशू नो है। ঠিক আছে, আর কিছু কারো জিজ্ঞেস করার আছে? রিম্পা, তানিয়া, ঈশিতা, কারো কিছু নেই তো? জুহি, তুমি আমাকে একটা কাজ করবে, তুমি আমাকে না আহ, এই উইকটা একটু ছেড়ে দাও। 20 তারিখের পরে আমাকে একদিন তুমি ফোন করো, ঠিক আছে? আমার মেসেজ করে নেবে আমি কখন অ্যাভেলেবেল আছি। তারপরে আমার সাথে একদিন একটু বসো, কিরকম কি কিভাবে তোমার প্রজেক্টটা করবে। ঠিক আছে ম্যাম, কবে? 20 তারিখের পর মেসেজ করে জানালে। আচ্ছা, 20 তারিখে পরে। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে। আর মোটামুটি তোর সাথে আমার যেটুকু কথা হয়েছিল অ্যাবাউট দি ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম সম্বন্ধে একটু ভালো করে দেখে রাখ। ট্যুরিজমের আর মিউজিয়াম লেআউট আওয়াজটা খুব কেটে যাচ্ছে ম্যাম। বলছি লেআউট মিউজিয়াম লেআউট এগুলো একটু দেখে নে। ঠিক আছে, আর তুমি আমার 20 তারিখের পরে একদিন মেসেজ করে ফোন করে বসে পড়বে। ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে, চলো বাই। আমি যদি কালকের ইনফরমেশন কিছু পাই আমি শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच থ্যাংক ইউ ম্যাম। বাই। তোমরা রিমুভ করো, আমি তাহলে ক্লোজ করলাম। इप्सिता